अब मैं सादर आग्रह करूंगा जीएस मूर्ति सर से, आप आए और अपने विषय पर प्रस्तुत। मातृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, गुरुभ्यो नमः, सभायै नमः, सभापतिभ्यश्च नमो नमः। वागर्धाविव संपृक्तौ वागर्ध प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। आचार्य रामनाथ जी के बाद बोलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनका अनुभव और जिस तरह से उन्होंने बताया है तो उसकी तो कोई तुलना तो करेगा नहीं। अब क्या इसके बाद मैं थोड़ा सा उन्होंने जो जितना डेप्थ में हम लोगों को समझाने का वो प्रयास किया, मैं थोड़ा सा उसका प्रैक्टिकल वे में आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं उसके बारे में मैं थोड़ी चर्चा करना पसंद करूंगा। सो अनटैप्ड रिसर्च डोमेन्स इन द इंडियन नॉलेज सिस्टम्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो व्हाई शुड यू लिसन टू दिस टॉक? प्रोफेसर रामनाथ जी ने तो एकदम बहुत अच्छे से बता दिया था कि क्यों हम लोगों को भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर आना है। तो भारतीय दृष्टि क्या है और हाउ कैन वी डू रिसर्च इन IKS, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द रिसर्च दैट वी आर करंटली डूइंग, स्पेशली यूजिंग द वेस्टर्न फ्रेमवर्क्स, इसके बारे में। और हाउ डू दे अलाइन, वेयर डू दे अलाइन, वेयर डू दे डू नॉट अलाइन, और व्हाई डू दे डिफर, एंड देन हाउ डू वी इंश्योर दैट वी डू रिगरस रिसर्च इन IKS। इसके बारे में मैं आज आप लोगों से करीब 20 मिनट में चर्चा करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो एक तो पोजीशनिंग जिस तरह से हमको भारतीय ज्ञान परंपरा की करनी पड़ेगी वो ये है कि ये नहीं कि हम अतीत के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं इट इज समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन एटर्नल प्रिंसिपल्स दैट विल बी वैलिड फॉर एवर, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये पास्ट का स्टडी नहीं है, हिस्ट्री स्टडी नहीं है। दिस इज अबाउट नॉट ओनली looking at our deep philosophy but also solving some of our existential problems that our societies are facing today and they will be facing in the next few years. Next slide please. So what is this? Go back please. So what is this Bharatiya Jnana Parampara? It is an evolving body. ये कोई स्थायी टेक्स्ट में नहीं है, ये निरंतर इसमें वो परिवर्तन हो रहे हैं और इसमें ऐड हो रहा है। यही हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा की अवधारणा है, क्योंकि ये ज्ञान की गंगा है जो बह रही है, and basically something that has the Jivana Darshana, Jnana and Vijnana, and that has emerged within the cultural context of the Bharat and with based on sustained inquiry। जो भी आचार्य जी ने बताया था कि न्याय, मीमांसा, व्याकरण, निरुक्त, छंदस, इन सब के बेसिस पर जो हम लोगों की ज्ञान परंपरा रही है वो उसको हम भारतीय ज्ञान परंपरा बोलते हैं। और जो दृष्टि है वो धर्म की दृष्टि है, धार्मिक, रूटेड इन द धार्मिक कॉस्मोलॉजी for the welfare of all, and it integrates the theory and experience। अनुभवपूर्ण है और उसके साथ मीमांसा भी है साथ में। और ये कहाँ पे इसका एक्सप्रेशन आता है? दिस इज देयर इन टेक्सचुअल, ओरल, आर्टिस्टिक, कल्चरल, ऑल काइंड्स ऑफ ट्रेडिशंस इन सभी भारतीय भाषाओं में। ये भारतीय ज्ञान परंपरा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसका एक ट्रायड की तरह बताना चाहता हूं कि विज्ञान, ज्ञान और जीवन दर्शन, इन तीनों का एक ट्रायड है जो भारतीय ज्ञान परंपरा को भारतीय बनाता है। ये हर एक सिविलाइजेशनल स्टेट के लिए एक यूनिक एलिमेंट होता है। देखिए, अगर आप विज्ञान की बात करें तो एक लूजली वर्ड यूज कर रहा हूं कि वो अनुभविक जो नॉलेज मिलता है, एसेंशियली उसका जो डिस्टिलेशन होता है, वो मेंटल मॉडल जो बनाते हैं वो ज्ञान है, और उससे जो जीवन दर्शन, फिलॉसफी जो बनता है, वो एसेंशियली जो दर्शन बनता है वो जीवन दर्शन है। ये जो ट्रायड है हर एक सिविलाइजेशन के लिए यूनिक एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर है, तो वो एक विशिष्ट बन जाता है। भारतीयों के जो एक्सपीरियंसेस से जो बने हैं उसको हम लोग, इस ट्रायड का यूनिकनेस है वो भारतीय ज्ञान परंपरा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अभी जानते हैं कि अभी हम शिशिर ऋतु में हैं, इसके बाद वसंत ऋतु आएगी, उसके बाद गर्मी आएगी, उसके बाद हम देखेंगे कि बारिश आएगा, ऐसे षड ऋतुएं चलती है। तो मान लीजिए हमने पहली बार यहाँ पे आके देखा तो ये देखेंगे कि 6 ऋतुओं का ऐसे सीक्वेंस चलता है। अगले साल फिर देखेंगे कि ये फिर से यही 6 ऋतु आ रही हैं, तो फिर हम अनुमान लगाएंगे कि ये ऐसे शायद बारिश के पहले
ग्रीष्म ऋतु आती है, गर्मी होती है, उससे पहले वसंत ऋतु आती है। सो हम फिर जानने लगेंगे, उसका एक मेंटल मॉडल बनाते हैं। सो वो विज्ञान है जो इसेंशियली हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है, उससे एक मेंटल मॉडल बनाते हैं, वो जो ज्ञान है जिसमें बोलते हैं कि ऋतुओं का चक्र चलता है, ऋतु चक्र है। उससे एक फिर देखते हैं कि ऋतुओं में चक्र नहीं है, दिन चक्र है, जीवन का चक्र है, प्लांट्स में है, एनिमल्स में है, सब जगह ऐसे चक्र चल रहे हैं। तो फिर हम लोग बोलते हैं ये तो काल ही चक्र के रूप में चल रहा है। तो एक जीवन दर्शन बन जाता है कि काल का चक्र है। अब ये जो जीवन दर्शन है फिर हमारे ज्ञान में, विज्ञान में प्रैक्टिकली आता है, और इसका जो रिफ्लेक्शन है हर एक डिसिप्लिन में दृष्टि की तरह से आता है, और वो ज्ञान है उसकी परंपरा आती है, और फिर उसका प्रयोजन भी होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जब भारतीय दृष्टि कहते हैं तो ये लुकिंग एट एवरीथिंग एट 3 लेवल्स, आधिभौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं कोई भी विषय को। और पुरुषार्थ हैं, हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, और हमारे 4 आश्रम है, वर्णाश्रम धर्म है, और फिर कालचक्र है। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो भारतीय दृष्टि को बहुत गहरी तरह से दर्शाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसका एक उपनिषदों का ही सहारा लेते हुए मैं एक बताना चाहता हूं। मान लीजिए हमने एक रस्सी वहां पर रखा है, और हम जानते हैं कि हमने रस्सी रखा है वहां पर, कोई बाहर से आ रहा है, और उन्होंने, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, उन्होंने कुछ को गलतफहमी हो गई और उन्होंने बोला कि वहां पे सांप है, वो रस्सी को सांप समझ बैठे। और फिर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो उनसे अगर कोई जाकर पूछेगा कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं, तो वो बोलेगा ये तो विशीला है, जहरीला है, क्रूर है, भयानक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर हम लोग उसका उत्तर ये देने के लिए कोशिश करेंगे कि ये तो अक्रूर सांप है, ये क्रूर नहीं है, इसमें जहर नहीं है, ये विशीला नहीं है, ये साधुजीवी है, तो गलत होगा। हमको ये पक्ष रखना होगा कि ये सांप है ही नहीं, दृष्टि है कि वो रज्जु है, रस्सी है। क्योंकि वो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग जब तक हम भारतीय दृष्टि से नहीं देखेंगे, तो दूसरे का दृष्टि से देखेंगे, तो हम लोग इस चक्कर में ही फंसेंगे जो प्रोफेसर झा अभी बता रहे थे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये पिक्चर देखिए आप, इसको अगर देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है यहां पर? ये मार्को पोलो के ट्रैवल्स में एक पिक्चर है, जिसमें आप देखेंगे कि कुछ क्रिश्चियन नन्स टाइप वेशधारा में, कुछ वेशभूषा में कुछ लोग हैं, और वो कोई तो एक पेडेस्टल पर खड़ी है, और कोई जाकर उनको कुछ भेंट दे रही है, और उनके हाथ में देखिए जो पेडेस्टल पे खड़ी है एक फ्रॉन्ड है, बेसिकली फर्न का फ्रॉन्ड है, पाम लीफ का फ्रॉन्ड है, पकड़ी रखी है, और मुंह काला है, बाकी को का मुंह सब गोरे हैं। तो ये मार्को पोलो ने एक फ्रेंच पेंटर को कहा था, तो उनके ट्रैवलॉग में उन्होंने पेंट किया था, जो फ्रेंच पेंटर कभी भारत नहीं आए थे, वो फ्रांस में ही थे। उन्होंने मार्को पोलो के डिस्क्रिप्शन के आधार पर यह पेंटिंग बनाई थी। और ये पेंटिंग क्या है? मलाबार में, केरला के मलाबार रीजन में एक मंदिर का दृश्य है। आपको लग रहा है ये मंदिर का दृश्य है? तो मार्को पोलो ने क्या देखा होगा? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। शायद कुछ ऐसा देखा होगा, उन्होंने बोला होगा कुछ वहां पे देयर आर वुमेन डांसिंग अराउंड इन द टेंपल इन ए होली प्लेस, एंड देयर इज ए डेटी हु इज फीमेल, एंड शी होल्ड सम काइंड ऑफ ए इक्षुदंडा, जो हमारी देवी भगवती हाथ में पकड़ती है, वो दिया होगा। तो उसके दिमाग में तो वो पाम लीफ का फ्रॉन्ड ही आएगा। और ये सब देखकर उसने ये पिक्चर बना दिया। तो देखिए, रज्जु, सर्प, तो ये हमारा डिफरेंस है। दृष्टि बदलनी पड़ेगी जब तक भारतीय थ्योरेटिकल कंसर्न। इसका नाम है जेम्स स्टुअर्ट मिल। इसने 6 वॉल्यूम्स ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा है। आज भी ये रेफरेंस टेक्स्ट है हमारे हिस्ट्री क्लासेस में, और ये कभी भारत नहीं आया। आप समझिए, एक और पहलू है भारतीय दृष्टि की, ये मैं दिखाना चाहता हूं। प्रोफेसर झा ने एक बात कही थी कि हमारा जो भी दृष्टि होता है दैट इज बेस्ड ऑन द रियलिटी। तो आप लोग, बहुत सारे लोग साइंस और मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के होंगे, तो इसीलिए मैं एक थोड़ा सा उस भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए ऑल ऑफ दीज डॉट्स आर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस दैट यू हैव मेड, actual experimental observations, whether that is green dots, red dots, blue dots, black dots, सब कुछ आपके एक्सपेरिमेंट में मिले। तो हम लोग क्या करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, एक फिट करते हैं ना, लाइन ड्रॉ करते हैं, वो फिट किया,
और फिर हमारा आर स्क्वायर आ गया 0.95 या कुछ भी, देन वी सेड दिस इज गुड, राइट? सो इट इज फिटिंग दोज ब्लू डॉट्स प्रॉपरली। फिर हम इन डॉट्स को क्या बोलते हैं? जो ब्लैक डॉट्स है, ये ग्रीन डॉट्स है, आउटलायर बोलते हैं। क्यों आउटलायर है? क्योंकि वो मेरा मॉडल को फिट नहीं कर रहा है। तो हमने मेंटली क्या दिखा दिया कि माय मॉडल इज सुपीरियर टू द ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटल डेटा। अगर मेरा एक्सपेरिमेंटल डेटा मेरे मॉडल को फिट नहीं करता है तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। एंड थिंक अबाउट दिस। एंड व्हाट डज भारत से? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। भारत बोलता है कि ये सब आउटलायर्स नहीं है, दीज आर ऑल ट्रू। इनफैक्ट हमारे व्याकरण शास्त्र, वैयाकरण जो होते हैं, व्याकरण के एक्सपर्ट्स, ग्रामेरियंस जो होते हैं, वो पाणिनि के अष्टाध्यायी को तो हम लोग शिरोधारी मानते हैं, लेकिन वो फिर भी तैयार नहीं है कि पाणिनि को ही बोला जाए कि दिस इज द ओनली शास्त्र। नहीं बोलते वो लोग। पाणिनि इज वन ऑफ द वेरी गुड और बेटर शास्त्र, व्याकरण अष्टाध्यायी जो है, बट दैट इज नॉट द ओनली वन। वो उसको भी रेडी नहीं है, इतने हजारों साल बाद उसको करने के लिए रेडी नहीं। क्यों? वो बोलते हैं कि दिस इज बेस्ड ऑन रियलिटी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओ गो बैक वंस। या सो व्हाट इज द भारतीय दृष्टि? हम लोग बोलते हैं कि इन दैट कॉन्टेक्स्ट ऑफ डॉटेड सर्कल अराउंड द ब्लैक डॉट्स, दैट ब्लैक लाइन इज वैलिड। इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज ग्रीन डॉट्स, दैट ग्रीन लाइन इज वैलिड। इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेड डॉट्स, रेड लाइन इज वैलिड। ये हम लोगों को बहुत स्वाभाविकता से आती है। देखिए, आप पुराणों में पढ़ेंगे ना, तो ये आता है कि अगर आप हमारे यहाँ षण्मत है, शैव वैष्णव शाक्तेय गाणपत्य सौर, है ना, ये सब। तो इनमें जब देखेंगे तो अगर आप वैष्णव मत से हैं तो हम बोलेंगे कि विष्णु ही परमात्मा है। शैव मत में है तो हम बोलेंगे शिव जी ही परमात्मा है। और शाक्तेय हैं तो हम बोलेंगे मां ही हमारी परमेश्वरी है। आप देखेंगे भागवत पुराण में, अगर देवी भागवतम में अगर देखेंगे तो ये ऐसे बहुत सारे कहानियां मिलेंगे जहां पे मां आई थी और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सब लोगों को अपना 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 वेपन्स दिया था और उनको आशीर्वाद दिया और बोला जाके सृष्टि करो। उसमें उनको परमेश्वरी दिखाया जाता है। आप शिव पुराण में देखेंगे तो शिव जी को वो ज्योतिस्तंभ है, विष्णु जी नीचे गए थे, ब्रह्मा जी ऊपर गए, फिर हार गए, उन दोनों को पनिशमेंट दिया, ये सब होता है उसमें दिखाया। और फिर आलाहल भक्षण जब है तो बोलते हैं कि नारायण भी भाग रहे थे शिव जी के पास, क्योंकि उन पे भी ये नहीं था। फिर दूसरे पहलू में देखेंगे तो भस्मासुर का कहानी आएगा, तो मोहिनी भस्मासुर का कहानी आएगा, तो बचाने विष्णु जी आते हैं, शिव जी भागते रहते हैं, फिर विष्णु जी आके बचाते हैं उनको। तो एक कॉन्टेक्स्ट में, वैष्णवों के कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे कि विष्णु परमात्मा है, शिव जी के कॉन्टेक्स्ट में शैव बोलेंगे ये परमात्मा है। हम लोग उनके कॉन्टेक्स्ट में हम उनको मानने के लिए तैयार है, उनके कॉन्टेक्स्ट में दैट इज कंसिस्टेंट मॉडल, एंड दिस कम्स वेरी नेचुरली टू अस। अब अद्वैत वाले बोलेंगे कि सब माया है, सब लोग सही है, सब लोग गलत है, एंड दिस इज समथिंग दैट ओनली भारत कैन डू। ये अभी हम लोगों ने अभी बात किया था ना कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो यू आर डिफरेंट, माई लाइन इज द बेस्ट लाइन, माई बुक इज द बेस्ट बुक, माई गॉड इज द ओनली गॉड। ये सब धारणाएं वहां से आती हैं जो बाकी को आउटलायर बोला जाता है। और हमारे यहां देयर आर ओनली 3 ways in which you can get knowledge। अभी जो अनुभविक ज्ञान जो अर्जन करते हैं दैट इज एसेंशियली कॉल्ड एज फर्स्ट पर्सन इंक्वायरी। दूसरे के से सुनकर जो इंक्वायरी विद अदर्स जो होता है वो सेकंड पर्सन इंक्वायरी होता है। थर्ड पर्सन इंक्वायरी इज ऑब्जेक्टिवली बेस्ड। सो चाय का प्याला मैंने वहां पे इसलिए रखा, गो बैक प्लीज, इसलिए रखा था कि अगर मान लीजिए चाय है, तो अभी तो चाय ब्रेक था, अगर चाय मैं पीता हूं और मैं बोलता हूं कि चाय अच्छा है, दैट इज द फर्स्ट पर्सन इंक्वायरी। मैं चाय पी के आपको बताता हूं चाय अच्छी है, तो वो सेकंड पर्सन इंक्वायरी है। और थर्ड पर्सन इंक्वायरी है कि हम दोनों चाय नहीं पीते, दोनों टेम्परेचर थर्मोमीटर्स डालेंगे, उसका वेट मेजर करेंगे, उसका कलर मेजर करेंगे, दैट इज थर्ड पर्सन इंक्वायरी। सो दीज आर 3 ways। एंड जो साइंस है दैट इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन थर्ड पर्सन इंक्वायरी। वो फर्स्ट पर्सन इंक्वायरी को सब्जेक्टिव करके हटा देता है, जबकि हमारे शास्त्रों में फर्स्ट पर्सन इंक्वायरी, ये जो अनुभवी के ज्ञान है, उसको पहला माना जाता है। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो साइंस हैज बोथ पार्ट्स, there are objective methods and principles, and principles are actually something that is eternal, but they are actually subjective। वो अपने civilization के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो साइंटिफिक ट्रेडिशंस में अगर
साइंटिफिक मेथड को फॉलो करेंगे तो उनको बोलेंगे साइंटिफिक है, अगर फॉलो नहीं करते हैं तो उसको बोलेंगे अनसाइंटिफिक है. And it is based only on third person inquiry, and that part of second person inquiry which is based on second person inquiry, third person inquiry. What does that mean? मिल्लिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था इलेक्ट्रॉन का चार्ज के लिए. हमने तो किया नहीं है, या कभी करते हैं फिजिक्स लैब में, लेकिन हमने तो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन को तो नापा नहीं है हमने कभी. लेकिन हम उसको प्रमाण मानते हैं क्योंकि किसी पीयर रिव्यूड लिटरेचर में किसी ने एक्सपेरिमेंट करके पब्लिश किया हुआ है, या वो उसका एक्सपर्ट है, तो हम लोग उसको मानते हैं. बट एसेंशियली उसने भी एक थर्ड पर्सन इंक्वायरी वाला काम ही किया, एक्सपेरिमेंट ही किया है. अगर मैं बोलता हूं कि मुझे अच्छा लगता है तो वो फर्स्ट पर्सन इंक्वायरी करके सब्जेक्टिव करके निकाला जाएगा साइंस में. साइंटिफिक मेथोडोलॉजी में वो आता ही नहीं है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हमारे उसमें प्रमाण शास्त्र है, प्रमाता है, प्रमेय है, प्रमा है और प्रमाण, ये हमारा बेसिस बनता है. और बहुत सारे प्रमाण हैं, उनमें से 6 प्रमाण बहुत कॉमनली यूज होते हैं. और अगर हमारे शास्त्र के फ्रेमवर्क में इन प्रमाणों के साथ मिलता है तो उसको प्रामाणिकम और अप्रामाणिकम बोलते हैं. जैसे साइंटिफिक अनसाइंटिफिक बोलते हैं, उसी तरह से प्रामाणिकम अप्रामाणिकम. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अगर हम लोग चार्वाक को देखेंगे तो वो सिर्फ प्रत्यक्षम को ही मानते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानते हैं, बाकी किसी को मानते नहीं वो लोग. तो उनके लिए प्रामाणिकम वो चीज है जो प्रत्यक्ष प्रमाण के अनुसार वो सिद्ध कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं. बाकी सब उनके लिए अप्रामाणिकम है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. बौद्ध के लिए अनुमान भी आ जाता है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. जैन के लिए प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द, लेकिन अवैदिक आगम उनका शास्त्र है, वैदिक नहीं हो, तो वो उसको मानने के लिए तैयार है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. और अगर वैशेषिक सांख्य योग देखते हैं तो वो प्रामाणिक इनको इन तीनों को मानते हैं विथ द वैदिक संहिता एज वेल, इनको प्रामाणिक मानते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. वेदांता और उत्तर मीमांसा, इन सारे 6 प्रमाणों को वो प्रामाणिक मानते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. तो अभी देखेंगे तो ये देखेंगे कि इवन हमारे दर्शनों में भी there are differences in terms of what pramanas are accepted and what pramanas are not accepted. There are variances. Now our question, next slide please, is how do we map what we call as scientific methodology to our pramana shastras? Next slide please. So if you actually look at it, क्योंकि scientific tradition जो है वो third person और second person inquiry को मानता है, that actually is something of that sort. Is half of pratyaksha, anumana and shabda. That's all it is. Others are not considered. So if you look at it, most closest one that comes to what we talk about as scientific methodology today is the Jaina philosophy. There also, Jainas consider the first person inquiry. Scientific inquiry does not consider it. So there is only half similarity there. That is the only thing that is closest to it. Next slide please. What does that basically, and there is a hierarchy among pramanas. जैसे अभी प्रोफेसर झा ने बोला था, प्रत्यक्ष प्रमाण सर्वोपरि होता है, उसके नीचे बाकी सब आते हैं. सो इन्फरेंस, अनुमान जो है, इट कैन नॉट कॉन्ट्रडिक्ट परसेप्शन और वैलिड ट्रेडिशन, एंड ट्रेडिशन कैन नॉट ओवरराइड परसेप्शन. इसीलिए शंकराचार्य बोलते हैं अग्नि, अगर इवन हमारे श्रुति भी बोलती है कि अग्नि ठंडी है और मेरा हाथ जल रहा है तो प्रमाण मेरा हाथ जलने का है. दिस ओवरराइड्स द इवन द श्रुतिस. दिस इज व्हाट इवन शंकराचार्य सेज. एंड मेथड्स कीप इवॉल्विंग. सी, मेथड्स आर based on various technologies and things like that. So on that side you are seeing the methods that are used in Ayurveda traditionally. Varna, color देखते हैं, निश्चंद्रत्वम, उसका ग्लॉसीनेस, ग्लिटर देखते हैं, वारितारा, फ्लोटिंग ऑन द वाटर देखते हैं, या उनमा, उसका स्मेल टेस्ट देखते हैं, रेखा पूर्णता, हमारे उंगलियों के बीच में कितना वो पूर्ण होता है, भस्म, ये सब भस्म के परीक्षा के मेथड्स हैं आयुर्वेद में ट्रेडिशनली. Yes, all of these can be used, but दृष्टि भारतीय होनी चाहिए. मेथड्स कुछ भी हो चलेगा, लेकिन दृष्टि भारतीय होनी चाहिए. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो जैसे शास्त्र है, इट्स नॉट अबाउट ए थ्योरी. वी आर नॉट टाइड अप टू एन ऑन्टोलॉजी. वी आर बेसिकली, इट इज ए सिस्टमैटिक प्रोसीजर. जो विधि, प्रक्रिया, उपाय जिसको बोलते हैं, उसका वो है, सो दैट वी एक्चुअली अचीव समथिंग दैट इज प्रैक्टिकल, एंड उसका प्रयोजन है. शास्त्र से हम प्रयोजन ढूंढते हैं. अगर बेसिस प्रयोजन नहीं है तो वो शास्त्र नहीं बनता है, और उसका सबका एक मेथडोलॉजी होता है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन द इंडियन मेथडोलॉजी एंड वेस्टर्न मेथडोलॉजी, प्रोफेसर झा जी ने बहुत सही से बहुत अच्छे से बताया था कि हमारी दृष्टि जो है वो
मॉडल की दृष्टि नहीं है, हमारा अनुभविक दृष्टि है. सो वी आर टॉकिंग मोर अबाउट procedural, goal-oriented, cognition-centered, practice-validated, pluralist in theory. हम मॉडल्स बहुत सारे हो सकते हैं क्योंकि मॉडल का प्रयोजन प्रेडिक्शन है बस. क्योंकि ये डॉक्टर बॉक्स भी बोलते हैं 1986 में, all models are wrong, some models are useful. That's exactly what is being said in our this thing as well, tradition as well. Whereas Western method is basically law-centered because they want to know the mind of the God. Even Newton का आप देखेंगे तो he wants to know the mind of the God, so that the laws of the nature on which, using which the universe was created can be deciphered. Proposition based ये सब. So again, theory as an instrument, not ontological commitment. Science as a systematic procedure is what our shastras are, and the foundational role of न्याय, व्याकरण, मीमांसा, ये foundational role बनते हैं ये तीनों शास्त्र. Next slide please. So the quest, so basically the point ये है, the quest to fit the IKS frameworks to the scientific method is futile, because scientific methodology is a small subset of what the Bharatiya Jnana Parampara's methods are, Shastric method is. Therefore, it is important for us to understand where can we fit this and where we cannot fit this. For example, for many of the Shastras like Yoga, Sankhya, Ayurveda, Agriculture, Vyakarana, Nyaya, all of these things, we actually can use the scientific method to investigate. There is no problem for that. But when we talk about Alaukika Pratyaksha, Yogaja Pratyaksha, where we talk about first person inquiry, there are issues. In fact, today, basically the cognitive sciences disciplines are recognizing the limitations of the third person inquiry. इसीलिए वो लोग बोलते हैं कि there is positivist objective perspective is not adequate, we need to go to neurophenomenology, action research, ये सब है जिसमें first person inquiry की थोड़ा सा डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो third person से कहीं ना कहीं जोड़ देते हैं. For example, कहाँ ये आपको बहुत सारे जगह दिखेगा कि meditation का beneficial effects दिखाने के लिए एक EEG रखेंगे. क्यों EEG रखना है? क्यों? Why can't I use the स्वानुभव of everybody? Because I want to fit it to the third person inquiry somewhere and then show it. You see that drive to do this thing is very strong. Next slide please. So हम लोग जब बात करते हैं तो धर्म की दृष्टि की बात करते हैं, where we talk about inclusive excellence. So Ashtalakshmi की the holistic perspective is what the Bharatiya Jnana Parampara talks about. Next slide please. So जब भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो इट इज नॉट इनफ टू स्प्रिंकल IKS समवेयर. यो देखिए मेटल का कॉन्सर्ट का मैंने एक पिक्चर दिया है, वहां पे एक तबला बजाने वाले को बैठा दिया. रॉक कॉन्सर्ट है, हेवी मेटल है, वो चल रहा है, लेकिन बगल में कुछ तबला का वो है. दिस इज नॉट इंटीग्रेशन ऑफ IKS. व्हाट वुड बी द इंटीग्रेशन ऑफ IKS? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. लुक एट एम एस सुब्बुलक्ष्मी अम्मा. उन्होंने वो पूरा कर्नाटिक संगीत की परंपरा है, सब पारंपरिक राग गमक ये सब इसमें चलते हैं. बगल में एक वायलिन वादक बैठा हुआ है जिसने, वायलिन इज ए प्योरली यूरोपियन इंस्ट्रूमेंट, उसको हमने अडॉप्ट कर लिया, बजाने का तरीका बदल दिया. लेकिन और आजकल के कोई कर्नाटिक कॉन्सर्ट में वायलिन के बिना आप सोच ही नहीं सकते हो. हमने उसको अपनी तरह मोल्ड कर लिया, कर्नाटिक म्यूजिक का आत्मा को चेंज नहीं किया. तो ये स्प्रिंकलिंग नहीं है, ये इंटीग्रेशन है. So when we talk about integrating IKS into our education systems and research, this is the thing we are talking about. Not that rock concert में एक को बैठा दिया, वो ऊपर स्प्रिंकलिंग नहीं चाहिए हमको. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो धर्म के बारे में अभी बहुत अच्छी से चर्चा भी हुई थी कि वो कैसे इट इज अबाउट द यूनिवर्सल basically behavior that aligns with the rhythm, universal this thing. So next slide please. अगर उसके बारे में थोड़ा बोला जाए तो think of universe as a high precision Swiss watch that is running. Everything, can you go back please? So every dial there is something that is important. Every one of us plays that role. As long as we align with that system, it is essentially dharma. If we don't align with it, it is adharma. And this will change depending on the time, space and the location. Next slide please. And today, what are the issues with some of the IKS research that we see? Most of the time, शास्त्र की चर्चा नहीं करते हैं. There are no primary references. This is a huge problem. And we only focus on that superficial details without getting into the deep into the shastras. और बादरायण संबंध with IKS. बादरायण संबंध, बादरायण महर्षि वेदव्यास जी को कहते हैं. वो संबंध इसलिए हमारे यहाँ आंध्रा में बहुत चलता है, ये बादरायण संबंध. मतलब
अब सोचिए पूरा महाभारत चल गया और महर्षि वेदव्यास हैं, उनको आप इन लोगों से, पांडवों से, इन सबसे जोड़ने की कोशिश करेंगे तो कहां का संबंध है? कुछ है ही नहीं। वो तो ऋषि हैं, वो तो सब त्याग चुके हैं। तो उनका सन्यासी का पूरा इनके साथ जोड़ना और बोलना कि ये उनके बेटे थे, ये उनके पोते थे, दैट इज एसेंशियली बाधारायण संबंध। बहुत बार क्या होता है, एक बार एक प्रपोजल आया था आईकेएस डिवीजन में, जस्ट उल्लेख करता हूं, कोविड में आया था कि कोविड का वैक्सीन डेवलप करना है और वो आईकेएस का प्रपोजल है। हमने उसमें जस्टिफिकेशन है, उसमें सेक्शन है, पूछा कि ये आईकेएस के लिए आईकेएस प्रपोजल कैसे बनता है? तो वो बोलते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा से वसुधैव कुटुंबकम, नाउ कोविड इज ए ग्लोबल प्रॉब्लम, देयरफॉर टू डेवलप this COVID vaccine is to solve the global problem, therefore this is developing COVID vaccine is a IKS problem. ये कहाँ का? That is the बाधारायण संबंध I am talking about. We don't want to relate it, something like that. And so major challenge that we have is much of the research is ending in the problem formulation without really looking into the depth or combining the methodologies. And most importantly, I will say this, yeah, let's finish it up. Yeah. That it's important that we need to do स्वाध्याय, हमको पढ़ना पड़ेगा, whether as researchers and most importantly if we are a faculty member, हमको समय देना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा. And what do? We can actually go to coursework करा सकते हैं, bridge courses, basic courses कराना है, ensure that the students read some of the seminal texts, primary references पढ़ें, और 3 to 4 books, seminar courses तो चलते हैं, उसमें 3 to 4 books IKS के review करा देंगे तो अच्छा रहेगा. Next slide please. So what are the ways to bring rigor into IKS, academic thesis research? How do we evaluate excellence? What are the outcomes? Next slide please. Basically we should think about relatedness, transparency, robustness and empirical generalization. These are 4 parameters in which we can evaluate kind of rigor, because that applies to any discipline. Next slide please. And we need to distinguish between primary, secondary and methods-based research versus documentation type thing. These are 4 different types of research that you can do. We have to understand what is the research that we are trying to do and how will we convince somebody that it is rigorous. How can we ensure that the study can be repeated by others, and how do we study to lead to reliable insights and outcomes? Basically this is where most people miss this part. These are things that we need to focus on. Next slide please. We need to have clear textual grounding in Shastra. This is the most important thing that we need to have. And there has to be strong interdisciplinary bridge. Scope for experimental validation is good. And then if we can align with the UG and PG curriculums and NEP 2020, all the better. Next slide, please. Few topics that you can think of. I'll finish in another 1 minute. So these are some topics I have written. I will share the slides so you can go at these things in leisure. So Ayurveda and systems biology, basically mapping the guna dosha theory to microbiome and metabolic perspectives, for example. Or if you are into management, how do we plan the succession in family business, owned businesses and multinational corporations based on the Vanaprastha Shrama dharmas? That is a good problem to actually think about. Next slide please. So these are all various topics. The Panchamahayajna, the temple economics is a good topic to think about. Small language models to train on specific indic texts, and Bharati games जिसमें उसका cognitive benefits देखा जाएगा. I will leave you with some questions. Whenever you do research in IKS, think about these questions. Are you opening new conversations? Are you starting a new stream of work? Have we challenged any existing theories and outlooks? What perspective are we getting here? And then what are the methods that we are coming up with? So 2 questions: why do we need this study, and basically what is the use of this study? पिज्जा के ऊपर पनीर बना के वो इंडियन नहीं बन जाता. समोसा is an Indian integration. Why? Because समोसा में जो इतना अपना बना लिया कि you cannot think of समोसे में आलू जब तक रहेगा बिहार में लालू रहेगा. तो उसी तरह से समोसे में आलू होना चाहिए, उसके बिना समोसा कहाँ बनता है, वो बनाना है हमको. So I hope I made that clear there. These are few takeaways that Indian sciences are an independent foundational difference. They have independent standalone structures. The differences are foundational, not superficial. So we need to be very cognizant of that. And dharma is the basis of what we do. And with that I will stop here and namaste.